सभी साथियों को नमस्कार। लगातार जो हम बात कर रहे थे EPS 95 की, उसमें अब आगे की बात हो रही है। बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई श्रम मंत्रालय पे दबाव पड़ रहा है और लोगों पे दबाव पड़ रहा है। जगह जगह बातें हो रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पेंशन का मुद्दा हाईलाइट हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपको धोखा भी हो सकता है, ये भ्रम भी हो सकता है। ये एक्टिविटी चुनाव के टाइम पे अक्सर बढ़ जाती है। जब जब चुनाव होते तो सरकारें मीटिंग करने लगती हैं, अखबारों में भी आर्टिकल छपते हैं और खबर छपती है। तो ये कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं गोदी मीडिया। मैं कहता हूँ ये सब चीज़ें आपको भ्रमित करने के लिए तैयार की जा रही हैं। कैसे ही आपका गुस्सा कुछ दिन के लिए शांत हो जाए और फिर ये अपना काम इनका निकल जाए। कहते हैं ना कि इनका काम जब फंसता है चुनाव के समय, और चुनाव के समय अगर आप ढीले पड़ गए, चुनाव के समय अगर किसी नेता की बात में आ गए, चुनाव के समय अगर आप मीडिया की झांसे में आ गए, चुनाव के समय अगर आप किसी अखबार में, बड़ी मीडिया में, लोग तो गोदी मीडिया कहते हैं, प्रिंट मीडिया में कोई खबर चल जाए कि प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, अनाउंस कर देंगे। जब तक आपको पेंशन ना मिले तब तक किसी पे भरोसा मत करो और इंजेक्शन तैयार रखो और इंजेक्शन में भर लो दवाई। और वो दवाई क्या है? वो नोटा की दवाई है और उस नोटा की दवाई को पूरी तरीके से ठोंक दो। और EVM पे ऐसा नोटा ठोको कि इन सब पॉलिटिकल पार्टियों को नानी याद आ जाए। हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, लगातार आप लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने इस बात को समझा, जाना कि कैसे 85 लाख पेंशनर्स का हक मर रहा है, कैसे सरकार उनके साथ चीटिंग कर रही है, कैसे उनके साथ छल हो रहा है और नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। जो योजनाएं कोई मांग नहीं रहा है वो योजनाएं लेके आ रहे हैं और पेंशनर की कोई बात नहीं कर रहा है। तो हम लगातार हमारी राजनीति में भूचाल की जो सीरीज है उसके चीजें चल रही हैं, उसके अलग अलग एपिसोड आ रहे हैं। आज छठा एपिसोड है। अब तक जो हमने बात की, हमने राजनीति के बारे में बात की, राजनीति क्या है, फिर हमने सेवा नीति के बारे में भी बात की, सेवा क्या है, हमने बात किया कि राजनीति कहाँ होनी चाहिए, देश में होनी चाहिए या देश के बाहर होनी चाहिए, उस पर बात की। हमने बात की विरोध, असहयोग और सहयोग की समझ कि होता क्या है ये। हमने लोकतंत्र की बात की, हमने फंडामेंटल्स जाने, हमने स्वराज की बात की और स्वराज के बात हमने ये बात की कि पॉलिटिकल व्यवस्था में किस तरीके से हमारे वोट को जीरो किया जा रहा है। ये अब तक के वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। ये भी बात कर चुके हैं किस तरीके से इस पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे धूर्त, सबसे मक्कार, सबसे खराब आदमी ही आगे ग्रो करता है। जिसके अंदर थोड़ा करैक्टर हो, थोड़ी जिसके अंदर इंसानियत हो, वो कभी तरक्की नहीं करता। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये सिस्टम हमने जो बनाया है, इस सिस्टम में सारा दोष है। हमने ब्रह्म वाक्य की बात की कि राजनीति में परसेप्शन और प्रोजेक्शन पर चलती है, इसे कर्म पर चलाओ तो सारी बुराइयां राजनीति की दूर हो जाएंगी। राजनीति में जीत की जगह सफलता डाल दो तो राजनीति कर्म पर चलने लगेगी। ये हमने बात की। लेकिन इन सब बातों का लबोलुआब क्या निकला? इन सब बातों को अभी भी आज का एपिसोड में भी मैं खुलासा आपको करूंगा, लास्ट में बता दूंगा कि हम इसका सॉल्यूशन क्या है, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि हमने देखा कि हमने एक और बात की, हमने बात की कि कलेक्टिव और सिलेक्टिव अप्रोच की। राजनीति सिलेक्टिव अप्रोच पे चल रही है कि भाई फेंको, लोगों को निकाल के फेंको, एक को चूज करो। कलेक्टिव अप्रोच पे चलनी चाहिए। सिलेक्टिव अप्रोच युद्ध में होती है, लोकतंत्र में कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी होनी चाहिए निर्णय में। यही स्वराज कहलाता है। इन सब की बातें की तो आज की जो और थोड़ी सी और बात, उसके डिटेलिंग में जाएंगे। सबसे पहले हम वोट हमारे देश में होता कैसे है उस पर बात करेंगे। देखिए, वोट पार्टियां मांगती कैसे हैं और क्या हम फेयर वोट करते हैं? मैं और आप क्या सच में अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करते हैं या फिर हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है? इसी विषय पे बात करेंगे कि वोट हम गलत तरीके से कैसे करते हैं या गलत तरीके से करने पे ये सिस्टम हमें मजबूर कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा वोट अगर हम सही तरीके से करें तो उस वोट के मूल्य 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कैसे। हमेशा आपको इस बात का प्रेशर रहता है वोटर के ऊपर कि ऐसे व्यक्ति को जिताओ जो जीत रहा हो। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती हैं कि अगर आप वोट सही आदमी को मत दो, जीतने वाले का ऊपर प्रेशर होता है। अगर आपने सही, सपोज करिए कोई निर्दलीय खड़ा हुआ है और वो सही है, ईमानदार है और अच्छा भी है, लेकिन उसको अगर कम वोट मिलते हैं तो उसका पड़ा हुआ वोट खराब कर देगा। क्योंकि ये सिस्टम कहता है कि अगर आप जीत नहीं सकते हैं तो आपको जो भी वोट मिल रहे हैं वो वेस्ट है।
तो कोई भी आदमी अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता। तो उस पर ये एक आप खास किस्म का जवाब डाल देते हो कि जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए ईमानदार हो, सही हो, समाज सेवी हो, उसको ना करें, वोट उसको करें जो जीत सकता है। तो पहली बात तो ये प्रेशर बना रहता है सिस्टम में, हमेशा प्रेशर बना रहता है कि कहीं आपका वोट खराब ना हो जाए। अक्सर आपने नॉर्मल भाषा में भी सुना होगा लोगों को, यार उसको वोट मत करिए, उसको तो वेस्ट हो जाता है वोट। अगर किसी शरीफ आदमी खड़ा हो गया, अरे इसको क्या करेंगे, जीत ही नहीं पाएगा, तो हमारा वोट क्यों बेकार करें। इसका मतलब ये है कि आपने, वो आदमी तो सही है, आपका वोट भी सही है, लेकिन बेकार कौन कर रहा है? बेकार कर रहा है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो कि चुनाव आयोग ने बनाया है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से आपका वोट को जीरो कर दिया जाता है चुनाव के अंदर, वो चुनाव आयोग की सिस्टम की वजह से आपका वोट वेस्ट हो रहा है। तो पहली बात तो ये। दूसरा दबाव क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टियों में कभी पॉजिटिव वोटिंग लोग कहते नहीं है। ये नहीं कहते कि मैं पसंद हूं तो मुझे वोट करो, ज्यादातर ये कहेंगे, कांग्रेस कहेगी बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया, उसको नेगेटिव एनर्जी दिखाएगी, उसकी नेगेटिव्स दिखाएगी और खुद के लिए वोट मांगेगी। तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है उस पर वोट नहीं देते लोग, क्योंकि बीजेपी को हराना है इसलिए कांग्रेस को वोट कर दो, क्योंकि कांग्रेस को हराना है इसलिए बीजेपी को वोट कर दो, क्योंकि कांग्रेस को हराना है इसलिए आपको वोट कर दो, क्योंकि बीजेपी को हराना है इसलिए आपको वोट कर दो। आप में क्या काबिलियत है इसलिए आपको वोट करें। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, सब पार्टियां ऐसे ही करती हैं कि उनको अगर ये आ जाओगे, ये आ जाएगा तो इसको रोकना है तो वोट करो। आप किसी को रोकने के लिए किसी भी गधे, घोड़े, गुंडे, मवाली को वोट कर देते हो। और नेता अक्सर कहते हैं, आपने सुना होगा आतिशी का एक स्टेटमेंट था, जो मुख्यमंत्री बनने जा रही है दिल्ली की, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी को रोकना है तो गुंडे, मवाली किसी को भी वोट कर दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके वोट को किसी का डर दिखा के, भय दिखा के, किसी का वो दिखा के आपके वोट पर प्रेशर बना के वोट गुंडे मवालियों तक को डलवाया जा सकता है। यानी कि आप पर हर तरीके से सिस्टम प्रेशर बनाता है। पहली बार तो सिस्टम आपको प्रेशर बनाता है, आपका वोट वेस्ट हो जाएगा तो प्रेशर बन गया। दूसरी बार सिस्टम इस तरह का प्रेशर बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी, अक्सर कहेंगी, कांग्रेस कहेगी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और आम आदमी पार्टी कहेगी कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी कहेगा, असदुद्दीन ओवैसी, कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, और कांग्रेस कहेगी ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। ये सब एक दूसरे की को ये कहते हैं कि बी टीम है करके, ये सब आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर बनाते हैं जिससे आप भ्रमित हो जाते हो। फिर एक अलग तरह का परसेप्शन चलता है, मैं जीत रहा हूं जी, हवा चलाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, अखबारों में सर्वे छपता है, यहाँ तक कि एग्जिट पोल भी आ जाते हैं। अब तो एग्जिट पोल खैर बाद में आ रहे हैं वोटिंग के बाद, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे सर्वे आ जाते हैं, किसी पार्टी को जीतता हुआ दिखा देते हैं। भाई तुमने कैसे जीतता हुआ दिखा दिया किसी को? तुम पॉलिसीज की बात कर सकते हो, लेकिन तुम किसी को जिता रहे हो, किसी को हरा रहे हो, तुम्हारे पास ये आंकड़े आते कहां से? सैंपल साइज बहुत छोटा होता है या सैंपल लिया ही नहीं जाता, बहुत सारे बाइस्ड चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें मतदाताओं को भ्रमित करने की है। फिर तीसरी तरीके से और लालच दिया जाता है, चुनाव से पहले फ्रीज बीज बांटे जाते हैं, किसी भी तरीके से आपके वोट को इन्फ्लुएंस किया जाता है और आप सही आदमी को वोट नहीं करते। ये सारे सिस्टम में होता क्या है, ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि आपके वोट को किसी भी तरीके से हथिया लो। ये जो वोट आपको, ये जो संविधान ने आपको पावर दी वोट करने की, इस पावर को भी मिसयूज कर लेते हैं। इस पावर का आप मिसयूज तो आप करोगे, खैर मिसयूज हो जाता है, मैं मिसयूज ये नहीं कहूंगा, इस पावर को भी ग्रैब कर लेते हैं और खुद नेता बन जाते हैं। अक्सर ऐसा आदमी चुनने में आ जाता है कि जिसका ना कोई कैरेक्टर होता ना कुछ होता, बस वैसे ही रैंडमली कोई भी आदमी सिलेक्ट होके आ जाता है। तो ये वोट का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका भी समाधान है मेरे पास। बताऊंगा कि ये क्यों होता है, ये क्यों आप लोगों को वोट नहीं करते। लेकिन उससे पहले हम राजनीति की कुछ जो पॉलिटिकल कुछ समस्याएं हैं वो बात करेंगे। सबसे पहली समस्या है फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो, ये क्या होता है? ये होता है कि वोटों को बांट दो। सपोज करिए कि अगर कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने जाता है तो वो सोचता है कि यार ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट लड़े और विपक्ष के वोट बढ़ जाएं और मैं निकल जाऊं। कहने का मतलब है कि जब वोटों का ज्यादा से ज्यादा बंटवारा होगा तो ऐसा आदमी भी निकल जाता है जो बिल्कुल कमजोर होता है, सिर्फ उसका वोट थोड़ा सा ज्यादा होता है, 10% 15% पे भी उम्मीदवार जीत जाते हैं और वो जाके पूरे देश को चलाने लगते हैं। तो ये चक्कर है।
पार्टी वोट जो फूट डालकर राज करने की नीति है कि भाई एक जगह 10 आदमी बैठे हैं और 10 ही कैंडिडेट खड़े हो गए, तो फिर एक एक वोट भी किसी को मिलेगा तो कैसे होगा? जिसको 2 वोट मिल जाएंगे और किसी को एक भी वोट नहीं मिलेगा तो 2 वोट वाला ही पूरे का सबका ये सिस्टम नेता बना देगा, जबकि उसको 2 वोट मिले हैं, 8 वोट मिले ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर जितनी भी अभी पॉलिटिक्स होती है वो डिविजिबल पॉलिटिक्स होती है। अभी जैसे दलितों के बीच में आया कि 2 हिस्सों में वर्गीकरण लाया तो 2 हिस्सों में बंट जाए, हिंदुओं के बीच में बंट जाए जाति के ऊपर, बड़े बड़े नेता करते हैं जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर देश बंट जाए। तो ये बांटने की है कि देश में वोट बैंक बटा रहा है और छोटा सा वोट बैंक हमारा समर्थक बना रहे, थोड़े से लोगों को हम संतुष्ट कर दें और उनके बल पे सरकार बना लें। बहुत लोग समीकरण बना लेते हैं, जैसे कि सपा ने बनाया था एक टाइम में, मुलायम सिंह यादव थे, मुस्लिम यादव का समीकरण, यही लालू ने बनाया था। इसी तरीके से मायावती का वोट बैंक था तो दलित का और दूसरे का ब्राह्मणों के साथ एक बार उन्होंने बनाया समीकरण। बीजेपी का जो है वोट बैंक वो ज्यादातर उच्च अगड़ी जातियां होती हैं। और इसी तरह कांग्रेस का वोट बैंक था, उसमें थोड़ा दलित थे और मुसलमान थे। अब जो दलित और मुसलमान है, अगड़ी जातियां पहले थी लेकिन वो धीरे धीरे हटती चली गई। तो इसका मतलब हर पार्टी के पास थोड़ा सा ही वोट बैंक है, थोड़े से ही लोगों का समर्थन है और सब चाहते हैं वोट बैंक बना रहे, क्योंकि जितना वोट बैंक बना होगा उतना आसानी से ये फूट डालो और राज करो की नीति पर अमल कर पाएंगे। यही इनकी डीजीबी इसी से देश में बंटवारा होता है। एक जाति को दूसरी जाति के प्रति घृणा करो, और इसका भी अंत कैसे होगा इसकी भी बात करेंगे हम। इसके आगे क्या होता है? चमचों की राजनीति। अभी देखना दिल्ली के अंदर कौन बना मुख्यमंत्री, कोई जानता था इसको? जो सबसे बड़ा चमचा होता है वही मुख्यमंत्री बन जाता है। मध्य प्रदेश में हुआ ऐसा, पता नहीं कौन व्यक्ति अचानक उठ के आ जाता है, ना जिसकी कोई लीडरशिप है ना कुछ है, उसको क्योंकि वो चमचा होता है उसको तुरंत बैठा दिया जाता है कुर्सी पे, और कुर्सी पे बैठते ही वो नेता बन जाता है। और फिर सब लोगों को, क्योंकि कुर्सी को सलाम है, सब लोगों को मानना पड़ता है। वो सब पार्टियों में है। कांग्रेस का भी इतिहास उठा लो कि ड्राइवरों को उन्होंने राष्ट्रपति तक बना दिया, तो रसोइये को राष्ट्रपति बना दिया कांग्रेस ने। तो इसी तरीके से बीजेपी ने भी अपने जो सबसे जो ज्यादा सेवा करता है, जो ज्यादा गुरु की सेवा करता है, उसी को ये लोग लीडर बनाते हैं। सही लीडरशिप को पार्टियों में आगे आने नहीं देते। अगर आप किसी पार्टी में हैं तो पहला गुण है चमचागिरी। अगर आप अच्छे चमचे हो तो आप आगे तरक्की करोगे, और आपने सच बात बोल दी तो आपको काट के अलग कर दिया जाएगा, पार्टी से ही निकाल दिया जाएगा। तो पार्टी यानी चमचों का समूह। तो ये चमचा की राजनीति, और चमचा कभी भला नहीं करता, वो कभी जनता का उत्तरदायी नहीं होता, वो हमेशा अपने मालिक का उत्तरदायी होता है, क्योंकि टिकट तो उसको मालिक से मिल रही है। तो मालिक के प्रति वफादार होता है, जनता के प्रति वफादार नहीं होता। तो ये राजनीति में चमचों की राजनीति बहुत खतरनाक है और इसका भी अंत होना चाहिए। ये भी होगा, बताऊंगा क्या सॉल्यूशन है। उसके बाद बहुत सारी है, जैसे आला कमान की राजनीति। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक आला कमान बैठ जाता है, वो मर्जी से चलाता है अपनी आला कमान। एक और आपने अक्सर देखा होगा पैराशूट उम्मीदवार। पैराशूट उम्मीदवार क्या होता है? जनता तो यहाँ बैठी हुई है, देश की जनता यहाँ पे है, और कहीं से कोई कैंडिडेट हार गया उसको दूसरी जगह से टिकट दे देंगे। यानी उस कार्यकर्ता को जो उस क्षेत्र में मेहनत कर रहा है उसको दरकिनार कर देते हैं। जो पैसा दे देता है, जो चढ़ावा चढ़ा देता है, उसको टिकट देते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों में बहुत होता है। तो ये वाली भी राजनीति होती है। उसके बाद धर्म की राजनीति, तो आपको सबको बताइए धर्म के आधार पर बांटते हैं। जाति की राजनीति होती है, भाषा तक की राजनीति होती है। भाषा के ऊपर भी कहते हैं कि तो वो भाषा, ये भाषा हमारी भाषा को नहीं हो रहा था, उसके ऊपर भी लोगों को डिवाइड करते हैं। साउथ में भाषा की राजनीति बहुत होती है। अल्पसंख्यकवाद भी है, जिसे हम तुष्टीकरण भी कहते हैं, कि भाई छोटे से वोट बैंक को खुश करते रहो। किसी प्रधानमंत्री ने बोला था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है इस देश के रिसोर्सेस पे, तो वो क्या शब्द बोला वो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे ही लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं जिससे उनको वोट बैंक मिल जाए। वोट बैंक के लिए किसी को भी उल्टा सीधा स्टेटमेंट देने से कोई भी बाज नहीं आता, और उल्टे सीधे काम करने से भी बाज नहीं आता। ठीक है, तो ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब क्या है, एक और बहुत बड़ी समस्या है, समाज सेवी जो होते हैं, जो समाज की काम करना चाहते हैं, सेवा काम करना चाहते हैं, वो राजनीति में कभी नहीं जाते, वो हाथ जोड़ लेते हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि भाई राजनीति नहीं करूंगा, गंदी है, कीचड़ है। कीचड़ है, सच कहा उन्होंने, कीचड़ है। ये कीचड़ है, तो राजनीति तो कीचड़ है, लेकिन सेवा नीति कीचड़ नहीं है। सेवा करते हैं वो देश की। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने राजनीति
में लोगों को करने दिया गया, लेकिन वो सेवा करते रहे। और ऐसे लोग राजनीति में इसलिए नहीं जाते कि ये जो राजनीति का पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें अच्छे लोग आगे बढ़ नहीं सकते। बड़े बड़े लोगों ने कहा है, इवन अन्ना हजारे ने कहा है कि वो भी कहीं चुनाव में खड़े हो जाएंगे ना, और उनके आगे अगर सपना चौधरी जैसी कोई एक्टर खड़ी हो जाएगी तो सपना चौधरी जीत जाएगी, वो हार जाएंगे। ऐसा 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 है इस देश के अंदर, क्योंकि राजनीति परसेप्शन और प्रोजेक्शन पर चलती है और सत्य पर नहीं चलती, ना कर्म पर चलती है। तो सत्य और कर्म पर अगर राजनीति को चलाएंगे तो जाकर इसका सोल्यूशन होगा। और इसमें फंडामेंटल जो डिफेक्ट है राजनीति के अंदर, जिससे राजनीति हट जाएगी और सेवा नीति आ जाएगी, जो फंडामेंटल इसका रीजन है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैं बता रहा हूँ राजनीति के अंदर है, ये क्यों हो रही है, इसका मेरे पास मेरे पास एक ही उपाय है। वो उपाय ये है कि राजनीति में जीत की जगह सफलता डाल दो। युद्ध में हार जीत होती है, लोकतंत्र में आप किसी को हरा नहीं सकते। किसी को अगर कम वोट मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। जो जीत गया वो सिकंदर हो गया, वो पूरे देश पे राज करेगा, जो हार गया उसको जीरो कर दोगे। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको अगर चेंज कर देंगे, और जिसको जितना कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसको जितना वोट मिले उसको उतनी ही पावर मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 10,000 लोगों का समर्थन मिला है तो 10,000 लोगों का नेता है, वो पूरे देश का नेता नहीं हो सकता। यानी कि जो जितने लोगों का समर्थन करे उसको उतने ही लोगों पर उसका लीडर माना जाए, ना कि सबका माना जाए। ये फंडामेंटल कमी है, और इसको दूर कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा आगे के में। लेकिन आज मैं बता देता हूं, बहुत दिन से आप पूछ रहे हैं कि वो चीज है क्या, जिससे ये खुलासा है, खुलासा समझ लीजिए, या बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं बताया कि वो चीज है क्या। वो चीज एक वायरस है, मैं उसे वायरस कहता हूँ। वायरस का मतलब जो किसी चीज में घुस के और उसको नष्ट कर देता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में अगर कोई ऐसी चीज डाल दी जाए जिससे, कैसे दूध में अगर एक बूंद नींबू की निचोड़ दी जाए तो दूध फट जाता है, इसी तरीके से ये राजनीति जो कि फेक सिस्टम पे चल रही है, ये राजनीति जो एक ऐसी व्यवस्था पर चल रही है जो बिल्कुल चोरी, उचक्की, लूट, बेईमानी, खसूट इस व्यवस्था पे है, तो इसके अंदर एक ऐसी बूंद डाल दी जाए, एक ऐसा पॉइंट डाल दिया जाए जो इस पूरी राजनीति को साफ कर दे, पूरी राजनीति को फाड़ के इसके अंदर से सेवा नीति निकाल दे। तो वो मैं आज बताने वाला हूं आपको, और वो है आज मेरे, आपने माइक पे भी देखा होगा, 26 जनवरी बिल। बिल क्या कहते हैं, हम एक ड्राफ्ट होता है, सबसे पहले हमने कोई कानून बनाना है देश के अंदर, तो सबसे पहले हम उसका ड्राफ्ट बनाएंगे। जब हम उसे सदन में पेश करेंगे तो उसे हम बिल कहते हैं, और जब वो पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो एक छोटा सा कानून है, बहुत छोटा कानून है, मैं बताऊंगा। उस कानून को मैंने 26 जनवरी बिल नाम दिया है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश कहते हैं संविधान लागू हुआ और गणतंत्र बना। तो 26 जनवरी बिल इसलिए इसका नाम पड़ा कि उस समय जब संविधान बनाया गया तो थोड़ी सी संविधान की हॉरिजॉन्टल अप्रोच तो रही डेमोक्रेसी में, लेकिन वर्टिकल अप्रोच नहीं हो पाई। जो वर्टिकल अप्रोच है मैं बताऊंगा वो क्या कमी रह गई जिससे हम इसको कर सकते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो की क्या है, वो चाबी क्या है, जिससे इस लोकतंत्र को, सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। और ये जितनी कमियां हैं राजनीति की, जितनी बता रहा हूं, जैसे आप पेंशनर्स 85 लाख पेंशनर चिल्ला रहे हैं और आपको उसका हक नहीं मिल रहा, तो वो सब चीजें दूर हो जाएंगी और कोई समस्या होगी नहीं। क्योंकि जब आपका नेता है तो आपको चिल्लाने की जरूरत क्या है। जब जनता ने चुना है तो फिर जनता नेता क्यों नहीं सुनते, क्योंकि ये नेता गलत है। राजनीति में अच्छा आदमी बढ़ नहीं पाता है, राजनीति में खराब आदमी बढ़ पाता है। अगर ये बिल होगा 26 जनवरी बिल, अगर ये कानून बन जाएगा, अगर हम इसे सदन में पेश करेंगे, अगर ये कानून बन जाएगा तो राजनीति में अच्छे लोगों की एंट्री हो जाएगी। और राजनीति दवा, जैसे मैंने बताया था ना दवा की फैक्ट्री का एग्जांपल, दवा की फैक्ट्री में कितना भी आप किंग कोबरा का जहर डालो, एंड प्रोडक्ट दवाई निकलेगी। यानी कितने भी खराब लोग आएंगे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे राजनीति में, और वो अंत में अच्छे बनेंगे या राजनीति से बाहर हो जाएंगे। इसी तरीके से जैसे कि अब जो सिस्टम है, राजनीति का सिस्टम है, हम अभी जो मैंने सिस्टम बोला वो तो सेवा नीति का सिस्टम होगा, जिसमें अच्छे लोग निकलेंगे, खराब लोग अपने आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। अभी जो सिस्टम है इसमें कितने भी अच्छे लोग डालो, अगर उसमें खराब होने की क्षमता नहीं, अगर वो खराब नहीं होना चाहता, अगर वो बेईमानी नहीं होना चाहता, तो वो सरवाइव नहीं कर सकता राजनीति में। तो सिस्टम को पलट देंगे तो अच्छे लोग बढ़ेंगे। अभी जो सिस्टम है वो खराब लोगों का सिस्टम है, इसमें खराब ही आदमी बढ़ता है, यही दिक्कत है। दूसरा आपको याद रखना है, हरियाणा चुनाव में जो हमने कॉल दी है, हम बराबर ये कह रहे हैं कि हमें रुकना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें नोटा दबाना है, और नोटा दबा के अपना हक और अधिकार
असहयोग आंदोलन के जरिए सरकार को बताना है कि हमें तुम्हारा ये पॉलिटिकल सिस्टम साथ नहीं आ रहा, रास नहीं आ रहा, हमें तुम्हारे लोग रास नहीं आ रहे, हमें तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टियां रास नहीं आ रही, हमें हमारे लिए सब पार्टियां एक जैसी हैं, हमारे लिए सब नेता एक जैसे हैं, हम तो सिस्टम बदलेंगे। और या तो हम सिस्टम बदलेंगे और सिस्टम बदलने का इससे पहले हम अपनी पेंशन भी ले लेंगे, पेंशन का जो इंजेक्शन है नोटा का वो लगाओ, महाराष्ट्र चुनाव में हम ऑपरेशन भी करेंगे और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही शेयर करते रहिए। आज मैंने बता दिया कि वो जो मास्टर स्ट्रोक है, जो मास्टर की है, उसका नाम क्या है, कल बताऊंगा 26 जनवरी बिल है क्या। और 26 जनवरी बिल को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस इसके जो प्रभाव होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। भाई बहुत सारे प्रश्न भी उठेंगे जब मैं कोई चीज लाऊंगा, एक चर्चा के लिए आप लोगों के बीच में लाऊंगा, एक सब्जेक्ट लाऊंगा, 26 जनवरी बिल लाऊंगा, तो वो बिल में पहले तो मैं आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद उसके प्रभावों के डिस्कस करेंगे और आपसे भी पूछूंगा कि भाई ये सही है कि गलत है, और फिर आप उसमें बताइए कि ये बात सही है, क्या इससे कुछ सचमुच कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, क्या इससे सचमुच अच्छे लोगों को राजनीति में बढ़ने का अवसर मिलेगा, क्या इससे रोजगार का सृजन होगा, क्या इससे लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्या ये राजनीति की जितनी बुराइयां मैंने बताई हैं कम हो जाएंगी। अगर ये सब कम होती हैं तो फिर जरूर आप मुझे साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, और मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं और लड़ेंगे, जीतेंगे। नोटा याद रखना, हरियाणा चुनाव के लिए हमारा एक ही संकल्प है, नोटा दबाएंगे और अपना असहयोग दर्ज कराएंगे। देखते रहिए मिनी संसद।